कि आज जो डिस्कस हमने किया उसमें एजुकेशन की न्यू डेफिनेशन क्या बनी? आज की जो डिफिनीशन, हाँ, आज का जो हमारा ये डिस्कशन टॉपिक है, आज संडे का दिन है, 30 अप्रैल 2023 का ये पावन बेला है और 10:49 होने जा रहा है। तो ये डिस्कशन है और हमारे ब्रज मोहन जी जो बांस सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, मुखिया भी हैं और बड़े क्रिएटिव आदमी हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये चालाक बहुत है, तो क्लेवर माइंड बहुत है, तो इसीलिए इतना अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न पूछा। तो इसके मैं डेप्थ में इवोल्यूशंस की पूरी बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय जब शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल की परंपरा थी, उस गुरुकुल की परंपरा से जब बच्चे पढ़ के 25 साल में निकलते थे, जो 5 से 6 वर्षों में जाते थे और 25 साल में निकलते थे, तो वहाँ से एक अच्छा मानव बना के निकाला जाता था, मतलब कि हमारे गुरुकुलों से। आज की जो शिक्षा पद्धति है, जिसको लॉर्ड मैकाले ने बड़े रिसर्च करने के बाद दिया, लॉर्ड मैकाले की पूरी रिसर्च को, ओरिजिनल रिसर्च को मैंने पढ़ रखी है, आपने नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले की रिसर्च मैंने किया, जब क्या हुआ, इसकी इवोल्यूशन ये है कि जब अंग्रेज इंडिया आए गुलाम बनाने के लिए, और बनाने के लिए आए तो वे शुरू के लगभग 3-4 साल तक सक्सेस नहीं हो पा रहे थे और उनको लगा कि हम सक्सेस कैसे होंगे। तो ये बात ब्रिटेन पहुंची। तो ब्रिटेन पहुंचने के बाद जो वहाँ का किंग था उस समय का, नाम मुझे याद नहीं है, लॉर्ड मैकाले के समय का, तो उसने बोला कि इस समस्या को सॉल्व कैसे करना जाए। तो उसने लॉर्ड मैकाले को बुलाया अपने पास, उस समय के वे माने जाने साइकोलॉजिस्ट थे, और लॉर्ड मैकाले को दे के और ऑन द सैलरी बेसिस पे उनको भेजा गया कि आप इंडिया जाइए, और इंडिया में हम लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसका पीछे कारण पता करके आए। ये उनको टारगेट दिया गया लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले इंडिया आया, उसको बढ़िया सैलरी मिलती थी, कार मिला, सब कुछ मिला, और उसने पूरा इंडिया का 2-3 भ्रमण किया अगले 1-2 साल में कार से अपने। और भ्रमण कहाँ किया? सिर्फ वे इंडिया के गुरुकुलों में गया। किसी गुरुकुल में 10 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 10 दिन, ऐसे सारे गुरुकुलों में वे भ्रमण करके गया। वे जब गुरुकुलों में गया और भ्रमण किया तो बोला कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है और ये बच्चे यदि समाज में रहते हैं तो इंडिया में हम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। उसके आने के बाद उसने पूरी अपनी एक लिटरेचर बनाई, क्योंकि वे नौकर आदमी नौकर ही होता है, वे कभी मानवता की बात नहीं सोच सकता। नौकर बनाया, उसने लिटरेचर लिखा और बोला कि जब तक हम इंडियन एजुकेशन को डिमोलिश नहीं करेंगे तब तक हम नौकर नहीं पैदा कर सकते। आपके प्रश्न का जवाब एक लाइन का हम दे देते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति सिर्फ नौकर पैदा कर रही है। यहाँ पे आप कई बार आप ये सार्वजनिक रूप से बोलते हो, ये भी बात एकदम सही है। नौकर मतलब, नौकर बनने के लिए क्या होता है, नौकर कैसे बनाया जा सकता है? नौकर तब बनाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को मार दो। तो आज के एजुकेशन पद्धति हमारे स्वाभिमान को डिमोलिश कर देती है। यही हमारे बच्चे टीचर्स भी करते हैं, और मतलब हम कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करते, हम कॉन्फिडेंस को डिमोलिश करते हैं, स्वाभिमान को डिमोलिश करते हैं। और इस चीज़ के लिए हमने एक बार इस विषय पे भी काफ़ी चिंतन किया था, 10-20 पेज लिख भी रखा है कि हमारा टीचर बच्चों के कॉन्फिडेंस को और बच्चों के जो स्वाभिमान को सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे डिमोलिश करता है, इसके पास मेरे पास ढेर सारा उदाहरण, वे अलग विषय हो जाएगा। और हमारे गुरुकुलों में बच्चों के स्वाभिमान को और बच्चों के विश्वास को बढ़ाया जाता था गुरुकुलों में, क्योंकि वे बच्चा 24 घंटे टीचर के साथ रहता था, है ना। तो वहाँ से, क्योंकि उस गुरुकुल का मेन टारगेट क्या था, जो आपका टारगेट है, हमारे ब्रज मोहन जी का एक बहुत अच्छा टारगेट है कि बच्चा नंबर पाए चाहे नहीं पाए, पास किसी तरीके से हो जाए, पर एक अच्छा इंसान बन के निकले। ये ब्रज मोहन जी मेरे से कई बार चुके हैं, ये बात ब्रज मोहन जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और एजुकेशन की वास्तविक फिलॉसफी यही है कि एक व्यक्ति अच्छा मानव बन सके, और मानव नहीं बन सके, किसी अच्छे व्यक्ति में 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है राष्ट्रीयता, जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरीयसी, राष्ट्रीयता। दूसरी कर्मठता, और तीसरी चीज है नैतिकता। आज जो है एक समाज में और हमारे स्कूलों में भी है, ईमानदारी इनमें से किसका पार्ट है? कैसा? ईमानदारी तीनों में आती है। देखिए, एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता, इसमें ईमानदारी कहाँ पे आती है? तो हमारा 5 फार्मूला है: समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और फिर बहादुर। यदि व्यक्ति समझदार नहीं है तो कभी भी है समझदारी और जिम्मेदारी, व्यक्ति समझदार होगा और जिम्मेदार होगा तो ईमानदार होगा।
जिम्मेदार होगा। नहीं, समझदार होगा, जिम्मेदार होगा तो ही ईमानदार होगा, और समझदारी भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी, ईमानदारी होगी तो ही बहादुर होगा। हम बार बार अपने टीचर्स को बोलते हैं कि आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, और कभी भी सीक्वेंस को चेंज करने की कोशिश नहीं करिए। सबसे पहली समझदारी। तो आप बताते हो, हाँ, लेकिन ये कभी नहीं बताते ये सीक्वेंस कैसे शुरू हुआ। नहीं, हम बताते हैं। हम जब पूरे, जैसे हमने बताया ना समझदारी, अब समझदारी जब तक आपके माइंड में सही और गलत करने की क्वालिटी ही नहीं पैदा हो रही है, तब तक आप कभी भी है। और जब समझ आपके अंदर होगी, अब जब तक समझ अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जिम्मेदार नहीं बन सकते। जिम्मेदार बनने के लिए समझदारी होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो सीक्वेंस है ये। हाँ, यही तो नहीं बताते ना, समझाने। नहीं, हम बच्चों को बताते हैं। हम आपको बता रहे तो हमारी तो ब्लड में है ना, हमने बड़ा चिंतन करने, ये सब सीक्वेंस हमने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये हम अपने चिंतन से बनाए, ये हमारी अपनी चिंतन का देन है। ये हमने कहीं से पढ़ा हुआ नहीं, क्योंकि जो हम ईमानदारी आदमी है, जहाँ से जो चीज़ हमने सीखी है। समझदारी जब तक बच्चों को हम अपने बच्चों को समझदार बार बार हमने बात क्लास में बच्चों को, समझदार कब बनेगा। हाँ, समझदार बच्चा कैसे बनेगा, कब बनेगा। हाँ, जब उसको हम हाँ, समझदार कैसे बनेगा, मैं ये भी आपको फार्मूला ही दे देता हूँ। समझदार तब बनेगा बच्चा जब कि हम बच्चे के सामने 10-15 कहानियाँ सुने, और 10-15 कहानियाँ सुना के सही और गलत का फैसला कैसे किया जा सकता है। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ यहीं पे, और ये 6 मिनट की वीडियो बन गई कि समझदारी की क्या होता है। कि एक कहानी मैंने कहीं से सुन रखी थी कि एक महिला है, वे सब्जी डेली जो है बेचने जा रही है, डेली सब्जी बेचने जाती थी और डेली लेती थी। जैसे हमने कहा कि महर्षि से हमने सीखा, कि महर्षि से हमने एक ही महर्षि महेश योगी जी से मैंने सीखा है। महर्षि बोले मैं तो एक सब्जी वाला हूँ, ये बात मैंने महर्षि से सीखी है। बोले जैसे सब्जी वाला ठेला लेके निकलता है और रास्ते में बोलता जाता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अब उस सब्जी वाले के नज़र में हर व्यक्ति उसका ग्राहक है, क्योंकि वे सब्जी लेके, उसके दिमाग में सब्जी ही घूम रहा है, और सब्जी लेके घूम रहा है तो उसके दिमाग में लगता है कि हर व्यक्ति हमारा ग्राहक है, और वे जाके मतलब कि कर रहा है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो महर्षि बोलते थे कि मैं मेडिटेशन बेचता हूँ, तो मैं बोलता मेडिटेशन सीख लो, मेडिटेशन सीख लो, जिसको सीखना हो मेरे पास आके सीख लेता। सारी दुनिया में मैंने ऑफिस खोल रखे हैं। तो अब क्या है कि वे लेडीज सब्जी लेके गया, मैं समझदारी बता रहा हूँ कैसे डेवलप होती है। समझदारी मतलब कि लेके सब्जी लेके जा रही है, तो उसके ठेले पे एक डेली लड़की औरत आती थी, जिसका नाम मान लीजिए बिमला है। बिमला आती थी और सब्जी खरीदती थी, और जो वे औरत दुकान जो ठेला चलाती थी, वे बोलते थे कि बहन जी 35 रुपये हो गया। वे 35 रुपये उसको देती थी और लेके जो है चली आती थी सब्जी। एक दिन उस बिमला के साथ में उसकी बेटी भी गई सब्जी लेने के लिए। बिमला की बेटी गई सब्जी लेने के लिए और लौटने आ गई, जो कि बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। तो वे जब सब्जी लेके आ रही थी तो बिमला की बेटी जो जिसका नाम राधा था, राधा बोलती मम्मी से, मम्मी ये बताओ कि हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं, कई बार मैं आपके साथ गया हूँ, तो ढेर सारी जो और भी आंटी आती हैं उस जो है दुकान ठेले वाली से बड़ी मोल भाव करती हैं, और सारी सब्जी को कम करा के वे 10 बोलती हैं तो 5 रुपये में या 7 रुपये में सब्जी को लेके आती हैं, और जबकि आप उल्टा है कि आप सारी सब्जी ले लेते हो और जो वे दाम बताती है आप लेके चले आते हो। तो अब वे जो बिमला अपनी बेटी राधा को ज्ञान देती है, अपने बच्चे के मन में समझदारी पैदा करिए कि बेटी आप ये चीज़ नहीं जानते हो कि वे जो है गरीब औरत है। अब क्या है कि हम उसको सीधे दान में तो पैसे दे नहीं सकते, उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो मैं उससे इसलिए मोल भाव नहीं करती हूँ ताकि मैं उसकी कुछ फिनेंशियली मदद कर सकूँ। अरे बहुत दिन भर, अब सोचो सुबह मंडी में जाती होगी, वहाँ से सब्जियाँ खरीद के लाती है और ठेले पे चल के बच्चे बेच रही है, तो बेटे मैं इसलिए उससे मोल भाव नहीं करती हूँ, इसलिए मोल भाव नहीं करती हूँ ताकि मैं उसकी क्या हूँ कि फिनेंशियली। तो हमारा विषय चल रहा कि बच्चे के दिमाग में समझदारी कैसे डेवलप हो। तो अब उस बिमला ने अपनी बेटी राधा को दिया कि बेटी मैं इनकी फिनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ। अब फिनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ, बेटा क्या करेगा, जो 2 रुपये की सब्जी है बहुत ज़्यादा 3 रुपये मेरे से ले लेगी और क्या करेगी। तो मैं तो उसकी खुद मदद करना चाहता हूँ, पर मैं उसको ये नहीं बताना चाहती कि मैं मदद कर रहा हूँ। अब आप ये सोचो कि राधा जब अपनी मम्मी से ये बात सुनेगी कि तब उसके दिमाग में अच्छा हमारी मम्मी उसकी हेल्प करना चाहती है, अब वही बच्चा सीख लेगा। राधा के दिमाग में ये चाहिए। अब यही क्या एक पक्ष का दूसरा पहलू है। एक दिन उस सब्जी वाले की लड़की उसके साथ में आई, और जब सब्जी वाले की लड़की साथ में आई, और अक्सर वो भी अपनी मम्मी के साथ आती थी सब्जी के साथ में सहयोग करने के लिए। डेली बिमला के साथ उसकी राधा भी जाती थी सब्जी लेने के लिए। तो एक दिन उसने ये प्रश्न पूछ लिया। तो एक दिन उस सब्जी वाले की बेटी ये पूछ रही है
कि मम्मी मैंने ये देखा है कि तुम आप सब दूसरी भी आंटी जो सब्ज़ी खरीद के आती हैं उनको आप हर सामान का, हर सब्ज़ी का जो है रेट कम बताते हो। आप रेट कम बताते हो फिर भी वे मोल भाव करके जो है, मोल भाव कम करके जो है वे ले जाती हैं। पर ये जब बिमला आंटी आती हैं इनको आप रेट भी ज़्यादा बताते हो और जो है और उसके बावजूद भी टोटल में ज़्यादा पैसे बता देते हो। तो वे सब्जी वाली अपनी बेटी को क्या देती है, बेटी तुम नहीं जानती हो, जो ये बिमला आंटी है ना ये पागल टाइप की है, इसको इतनी समझ नहीं है, जो मैं बताती हूँ ये जो है हमको पैसे देगा। अब बिमला वे सब्जी वाली अपने बच्ची को ये समझ दे रही है कि बिमला बेवकूफ़ है और बिमला बेवकूफ़ है इसलिए मैं उसको ज़्यादा रेट बता देती हूँ और ताकि वे मेरे को पैसे दे ही देती है तो हमारे को पैसा क्या है। फिर बोलती है कि जब दूसरी आंटी देती है तो कई बार लॉस होते हैं। कई बेटा दूसरी बात ये है कि जब दूसरी आंटी है, चूँकि सब्जी तो हमें बेचना ही है, हमारा कोई ग्राहक टूटे नहीं, तो यदि कभी कभी हमें नुकसान भी होता है तो हम उसको नुकसान पे भी सब्जी दे देते ताकि हमारा ग्राहक बना रहे। अब उसके नुकसान के कहीं ना कहीं हमारी पूर्ति तो हमें करना ही है, तो वे नुकसान की पूर्ति मैं बिमला आंटी से कर लेती हूँ। तो अब एक माँ जो है अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, समझदारी पैदा कर रही है, और एक माँ अपने बच्चे को क्या समझदारी पैदा कर रही है। तो इन कहानियों से, ये जीवन की परिस्थितियों से हमारे दिमाग में समझदारी आती है। समझदारी का स्रोत यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में समझदारी पैदा होनी चाहिए। और आज जो है, जो ये ठेले वाली है, जो ज्ञान अपने बच्चे को दे रही है, अधिकतर माताएं भी अपने बच्चे को वही ज्ञान दे रही हैं। समाज की सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था है आज की डेट में यही है। बिमला जो अपनी बेटी राधा को ज्ञान दे रही है, ये आज 100 में से क्या 1000 में से एक लोग भी नहीं, पहले से ही जो भी है नहीं, पहले से तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो रहा ही है। तो ये है। अब जब व्यक्ति समझदारी होगी तो ही व्यक्ति ईमानदार बनेगा, जो है जिम्मेदार बनेगा। और जब समझदार होगा, जिम्मेदार होगा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इससे समाज का हित होता है, जिम्मेदारी महसूस करेगा। जब जिम्मेदारी महसूस करेगा कि नहीं मैं समाज का एक जिम्मेदार अंग हूँ, मुझे यदि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो समाज में इससे गलत संदेश जाएगा, समाज की सारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वे इस जिम्मेदारी को महसूस करना शुरू कर देगा, तब जाके जो है वे ईमानदार बनेगा। और जब समझदार होगा, जिम्मेदार होगा, ईमानदार होगा, तो ही जाके वह बहादुर होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ पे ऑन द वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये काफ़ी लोग देखेंगे। समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी का एक बहुत अच्छा स्टेप देते हैं। अभी हम किसी एसएसपी का इंटरव्यू सुन रहा था, जो सबसे लंबा कार्यकाल जो है उनका, हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब उस एसएसपी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, उसका मैक्सिमम कार्यकाल जो है इलाहाबाद में रहा, और इलाहाबाद में ही जो है मतलब अतीक भी था। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना, 1 सवा घंटे का इंटरव्यू है उनका। क्योंकि मैं सुनता भी हूँ लोगों से, यहीं से मेरी समझदारी आती है, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से इन लोगों को सुनता हूँ और एक एक लाइन सुनता हूँ, एक शब्द में पकड़ता, एक एक उनके इमोशंस को पकड़ता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं, मैं डेली सीखता हूँ। तो उस एसएसपी का मैंने इंटरव्यू सुना। अब उस एसएसपी के अंदर समझदारी भी थी, जिम्मेदारी भी थी, ईमानदारी भी थी और बहादुरी भी थी। और ऐसा व्यक्ति था, ऐसा एसएसपी था जिसको मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति भी नहीं खरीद पाया। मैं दोनों लोगों का नाम ले रहा हूँ, स्वर्गीय भी हमारे मुलायम सिंह जो हो चुके हैं, उनका स्वर्गीय लोगों के लिए जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने यूपी की पूरी एक ऐसे व्यक्ति को आज उस एसएसपी, वे जो है डिप्टी एसपी था, डिप्टी एसपी से नौकरी उसको छोड़नी पड़ी। आज वे परसों के सोशल मीडिया पर रो रहा था, एकदम यंग एज का ऑफिसर है। आप सोचो कितनी मेहनत करके व्यक्ति IPS ऑफिसर बनता है, पर अब उसने क्या है, क्यों नौकरी छोड़ दी? उस सीनियर डिप्टी एसपी ने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि मुख्तार अंसारी की उसने मशीन गन पकड़ी थी जो आर्मी से चुराई गई थी, और उसने FIR लिख लिए थे। मुलायम सिंह का उसके ऊपर दबाव था कि तुम उस FIR से या तो मुख्तार अंसारी का नाम हटाओ या जो भी कुछ करो, पर उसको करो। और वे इतना समझदार, इतना जिम्मेदार, इतना ईमानदार, इतना बहादुर आदमी था कि IPS की नौकरी को लात मार दिया, पर मुलायम सिंह के आगे झुका नहीं। और मुलायम सिंह, मुख्तार अंसारी उसके पीछे इतने कुत्ते लगा दिए थे, अभी तक उस कुत्ते लगे हुए हैं। योगी सरकार आने के बाद उसको सेफ्टी मिली है, उस व्यक्ति का नाम भी है और मीडिया पे ये बात अवेलेबल भी। अभी अतीक अहमद के साथ उसका भी इंटरव्यू लिया गया था। तो अब क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं समझदारी की कमी थी। किसके अंदर? जो डिप्टी एसपी, चूँकि यंग ऑफिसर था। ये जो इलाहाबाद में SSP रहे, ये ब्राह्मण थे, वे ठाकुर था, ये ब्राह्मण थे। दोनों में अंतर, ब्राह्मण थोड़ा सा नरम होता है, चालाक होता है, ठाकुर थोड़े कड़े होते हैं।
तो वो ठाकुर था तो उसने रिजाइन लगा दिया। पर ये ब्राह्मण थे, थोड़े सा नरम थे, इन्होंने पूरे सिचुएशन को टैकल किया, लंबे समय था, पर ये अतीक के सामने बिके नहीं और अतीक के सामने इन्होंने लिया। और जब ये डिप्टी एसपी थे, एसपी सिटी ग्राम थे, इन्होंने अपना स्टोरी बताया कि इनके एसएसपी ने अतीक अहमद को मतलब कि जबकि इनके एरिया में नहीं आता था ये एरिया, अतीक को जो है गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी। और जिम्मेदारी क्या कि मैं कई ऑफिसर को बोलता हूँ, चूँकि पुलिस से ज़्यादा अतीक के लोग इन्फॉर्मर थे। यहाँ तक एक जेलर का मैंने इंटरव्यू सुना कि जेलर यदि कोई लेटर लिखता था तो उस लेटर में क्या लाइन लिखा है ये भी अतीक तक पहुँच जाती थी। उसके ऊपर अतीक ने गोली भी चलवाया था, संजोग से पीठ से गोली निकल के चल के जो भी जिंदा बचा, उनका भी इंटरव्यू मैंने सुना कि जेलर पे, नैनी जेल के जेलर पे गोली चलवा देता है और वे जेलर, उनको बचना था, बच गए, गोली पीठ से टच के निकल गई। मतलब उनसे, मतलब उनको बोलता था कि वे पैर छुए, मतलब जेलर जो है अतीक अहमद का पैर छुए, अतीक अहमद की ये इच्छा थी, पर उन्होंने भी नहीं बिके अभी, इसलिए उन लोगों का इंटरव्यू आज आ रहा है। तो वे था, तो एसपी सिंह ने कहा कि वे क्या, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यदि मैं कोई अपने मेज पर लेटर भी लिख रहा हूँ, उस लेटर में क्या लिख रहा हूँ, पूरा जेल बिका हुआ था और वे अतीक तक पहुँच जाता कि आज जेलर साहब ने ये लेटर लिखा, तो बताओ ऐसे जेल में मैं नौकरी कैसे करता, पर बच्चों को पालना था, हमने पूरी अपनी नौकरी पूरी करके निकले। तो अब क्या है, और वही एसएसपी साहब कह रहे थे कि एक बार जो है जेल में जो है मतलब कि किसी का मर्डर करवा दिया, जैसे आज इसका पुलिस अभिरक्षा में मर्डर किया था, किसी का इसने मर्डर करवा दिया था, है ना, और मर्डर करवा दिया था। तो और मर्डर करवाने के बाद फिर जो है पूरे हंगामा खड़ा कर दिया, पूरे लोग विरोध करने लगे, और इन्होंने इतना चमत्कारी किया कि पूरी पुलिस इंक्वायरी को बैठा दिया, सारा कुछ बता दिया, और एक नहीं जो 100 केस थे 50 केस और लगवा दिया कि ये पूरा दंगा जो है अति कम है, एक दंगा करवाने का और केस लगवा दिया पूरा, चूँकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। तो जब व्यक्ति समझदार होगा तो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार होगा तो ईमानदार होगा, तो फिर बहादुरी होगा, और फिर इस देश का, इस राष्ट्र का भला होगा। तो आपका पहला प्रश्न था जहाँ से मैंने इस बात को शुरू किया था, राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता। राष्ट्रीयता तभी आएगी जब ये चारों चीज़ें होगी। पहला आएगा समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी, ये तीनों में आता है, राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता। और आप पूछ रहे हो ना कि मैं इतना बेताब क्यों हूँ कुछ करने के लिए, मैं न तो पैसा कमाना चाहता हूँ, न तो कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी सुख सुविधाओं को बरसाना में परम हैप्पी रहता था। 24 घंटे के मेरे मन में यही चिंतन है कि मैं इस देश में राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता को कैसे फिर से स्थापित कर दूँ। और गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप जैसे मित्रों का हमारा साथ रहा, तो हम इस धरती पे, भारत की धरती पे राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता को स्थापित करके रहेंगे। कल भी मैंने ये संकल्प जाहिर किया और आज भी ये संकल्प जाहिर कर रहे हैं, बस पूरी निष्ठा के साथ। आप जैसे मित्रों का मुझे साथ चाहिए, जो बड़े अफसोस के साथ मुझे इस वीडियो में कहना पड़ रहा है कि अभी पिछले 14 महीनों में, मतलब 16 महीनों में, 16 महीनों में पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। और इसमें सबसे बड़ा बाधक आपकी अपनी प्रेजुडिसेस है। आप बहुत ही समझदार हो, बहुत ही डेयरिंग हो, कुछ परिस्थितियां हैं, पर सबसे बड़ा जो एज ए साइकोलॉजिकल बेसिस पे मैं आपकी जो बता रहा हूँ कि आपका अपना एक पूर्वाग्रह है और प्रगतिशीलता कहीं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने कहा कि हमारा इसको सुन, तो चीज़ें, तो जब तक हमने, और यही हमने कहा ना कि गोल इज मिशन, जब तक गोल इज आवर ड्राइविंग फोर्स। अब मैंने उनकी एसएसपी को, डिप्टी एसपी को मैंने पूरा टाइम देके बहुत ही ध्यान से मैंने पूरा इंटरव्यू क्यों सुना, मैंने इस भी इंटरव्यू सुना क्योंकि मैं इस देश का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो उन ऐसे लोगों को सुनना, उनसे सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक दुनिया को कभी नहीं सिखा सकता। यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो अच्छा टीचर बनने से पहले आपको सबसे अच्छा स्टूडेंट्स बनना पड़ेगा। और अच्छा स्टूडेंट्स होने का तात्पर्य यही है कि एवरी मोमेंट एंड एवरी ब्रीथ यू लर्न समथिंग न्यू। हर सांसें और हर पल आप कुछ नया सीखते रहें। एवरी मोमेंट एंड एवरी ब्रीथ यू लर्न समथिंग न्यू। और यही अभी हमने कहा ना कि जो जून में हम पूरा क्लास चलाना चाहते हैं आपके टीचर्स के साथ में, हम अपने टीचर्स के साथ में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर क्षण न्यू सीखता है, हर व्यक्ति नहीं सीखे चाहे ठीक, बस ये अंतर है कि ठीक सीखे नहीं, इग्नोर करता है। मैं यहाँ पे आपकी बातों को इग्नोर करके भी बिना सीखे नहीं रह सकता कोई। चलो ये आपकी अपनी फिलॉसफी है, आपकी माइंड की है, पर मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं तो ये कह रहा था अभी कि आज मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था, अब लेके गई हो। कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन बताइए? मेरा क्वेश्चन ये था सिर्फ कि आज के एजुकेशन की डेफिनेशन जो आज हमने डिस्कस किया वो क्या होनी चाहिए? जो आज के एजुकेशन की जो आज हमने डिस्कस किया, हाँ, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन आज क्या होनी